हेलो एंड वेलकम टू आवर अनदर वीडियो, जिसमें आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भारत का भूगोल। और इसके जो नोट्स हैं वो यूज़फुल रहने वाले हैं सारे स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, खास करके 9th और 10th के लिए। और स्पेशली यूज़फुल है एसएससी, यूपीएससी, डीएसएसबी, एनवीएस, केवीएस एंड सीटेट। और इसमें जो सिलेबस है वो टीचिंग का सिलेबस को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो सीरीज़ को तैयार किया गया है। तो टीचिंग के लिए तो ये एक रामबाण इलाज है। इसके अलावा जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है, जहाँ जीके आती है, उसमें भी ये जो कॉन्सेप्ट हैं ये यूज़फुल रहने वाले हैं। बढ़ते हैं आगे की तरफ कि आज हम कौन से विषय और उसके कौन कौन से चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये वीडियो सीरीज़ रहने वाला है भारत का भूगोल, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक बेस का काम करता है। और स्पेशली ये वीडियो सीरीज़ हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है, इंग्लिश मीडियम के लिए बाद में बनाई जाएगी। इस कोर्स की विशेषताएं क्या है? तो सबसे पहले तो इसमें सरल भाषा का प्रयोग किया गया है, जो इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, क्योंकि अलग अलग किताबों में जो शब्द हैं, जो शब्दावली है, वो कठिन है, कई बार बच्चों को समझ नहीं आती। तो हमने अपने नोट्स में उन शब्दों को सिंपल भाषा में प्रयोग किया गया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो सके। इसके अलावा दूसरी विशेषता है ज़ीरो लेवल से शुरुआत। मतलब इस कोर्स के शुरुआत में आप ये मान सकते हैं कि अगर आपने इससे पहले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल शुरू ही नहीं की और आज से ही आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो आज से ही इस कोर्स को पूरा फॉलो करने के बाद आप टीचिंग के लगभग सभी एग्ज़ाम्स को क्लियर करने की क्षमता में आ जाएंगे। ये इसकी दूसरी विशेषता हुई। तीसरी है इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स का समावेश। मतलब इस कोर्स को डिज़ाइन करने से पहले ही जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, पहले उनको निकाला गया है। उसके अलावा जो नोट्स में, जो एनसीईआरटी बुक्स में और महेश कुमार बर्णवाल और जो यूपीएससी लेवल की हमने बुक्स को फॉलो किया है, उन सब में भी हमारे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने भी वन लाइनर क्वेश्चंस बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उन सब को भी इसमें शामिल किया गया है। मतलब हर एक चैप्टर को 2 वीडियो में कवर किया गया है। पहला पार्ट जो रहेगा वो रहेगा डिस्क्रिप्टिव वीडियो, जिसमें पूरे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया जाएगा कहानी की तरह। और फिर जो सेकंड पार्ट रहेगा वन लाइनर वीडियो, उस वन लाइनर में हम उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी वन लाइनर क्वेश्चंस हैं जो शायद उस कहानी में नहीं आए, या हर एक चैप्टर के साइड में बॉक्स वगैरह में जो जानकारी दी होती है एनसीईआरटी में, वहाँ से भी क्वेश्चन बन के आते हैं। तो उन सब को और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मिला करके पार्ट सेकंड बनाया गया है, जिसमें सारे वन लाइनर क्वेश्चंस होंगे। तो इस तरीके से हम हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही गहराई से समझने वाले हैं। इसके अलावा इस संकल्प एजुकेशन नाम से हमारा ऑफलाइन इंस्टीट्यूशन है, जो कि साउथ दिल्ली में है। अगर किसी को ऑफलाइन क्लासेस लेनी हो तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट में वो संपर्क कर सकते हैं। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत के इस भूगोल में हम कौन कौन से चैप्टर को कवर करने जा रहे हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन के सामने है, ये सारे टॉपिक हम इस वीडियो सीरीज में कवर करेंगे। पहला वीडियो जो आज का है हमारा वो है पृथ्वी पर भारत की स्थिति। इसके बाद दूसरे चैप्टर में हम देखेंगे भारत की भौगोलिक विशेषताएं। तीसरा चैप्टर रहेगा अपवाह तंत्र। फोर्थ रहेगा जलवायु। फिफ्थ रहेगा वनस्पति। सिक्स्थ में पढ़ेंगे हम जनगणना। फिर आगे बढ़ते हैं, सेवन्थ चैप्टर में हम पढ़ेंगे संसाधन एवं विकास। एट्थ में हम पढ़ेंगे जैव विविधता। नाइन्थ चैप्टर रहेगा जल संसाधन। 10वें में पढ़ेंगे कृषि। 11वें में पढ़ेंगे खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। 12वें चैप्टर में पढ़ेंगे विनिर्माण उद्योग। और 13वां चैप्टर रहेगा परिवहन एवं संचार। इस तरीके से ये सारे इंपॉर्टेंट वो टॉपिक्स हैं जो DSSB, KVS, NVS के सिलेबस में दिए गए हैं। आपको एक बार फिर से बता दूं कि ये पूरी वीडियो सीरीज़ टीचिंग एग्ज़ाम्स के सिलेबस को देखते हुए बनाई गई है। मीन्स सबसे पहले तो ये टीचिंग एग्ज़ाम के लिए रामबाण इलाज है। बाकी अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनमें भी, अगर जैसे इसमें पहला चैप्टर भारत की स्थिति एवं आकार, तो ये एक जीके का कॉन्सेप्ट हो गया। तो ये जिस जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है उन सब के लिए भी यूज़फुल रहने वाला है, क्योंकि यहाँ इसको बहुत ही अच्छे से गहराई से कंप्लीट किया गया है। तो यहाँ से पढ़ने के बाद आपको उस टॉपिक से कोई भी जानकारी कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला चैप्टर, पृथ्वी पर भारत की स्थिति। तो पहली हेडिंग यही है, पृथ्वी पर भारत की स्थिति क्या है, इससे रिलेटेड क्या जानकारी है। तो पहले इस चीज़ को हम डायग्राम से कहानी की तरह सिंपल भाषा में समझेंगे। उसके बाद जो जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको लिखित रूप में नीचे नोट्स में भी दिया गया है। तो जैसा कि आपके सामने ये पूरी पृथ्वी का एक मैप है,
अब इस पृथ्वी को अध्ययन करने के लिए इसके ये दाएं से बाएं एक लाइन है 0 डिग्री अक्षांश पर, जिसे विषुवत या भूमध्य रेखा भी कहते हैं। इस विषुवत के ऊपर वाली जो साइड है, ऊपर वाली दिशा को कहते हैं उत्तर, नीचे वाली दिशा को कहते हैं दक्षिण, और इस साइड वाली दिशा को कहते हैं पूर्व, और इसके अपोजिट ये वाली दिशा है पश्चिम। तो ये जो विषुवत वृत्त की लाइन है, इसके ऊपर का जो ये आधी पृथ्वी का हिस्सा है, इस पूरे को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिण वाले हिस्से को कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि हमारा भारत जो ये येलो कलर में आपको दिख रहा है, ये उत्तरी गोलार्ध में आता है या दक्षिणी गोलार्ध में? तो इसका आंसर रहेगा उत्तरी गोलार्ध में आता है। फिर ऐसे ही पृथ्वी के बीचों बीच ये वाली जो लाइन है 0 डिग्री देशांतर, इसे GMT कहते हैं। सेम ऐसे ही GMT के पूर्वी आधी पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी आधी पृथ्वी को पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। तो इस हिसाब से क्वेश्चन बनता है कि भारत पूर्व और पश्चिम में से कौन से गोलार्ध में आता है? तो यहाँ आंसर बनेगा पूर्वी गोलार्ध में। और कभी कभी क्वेश्चन दो दिशाओं को मिलाकर के आता है कि भारत निम्न में से कौन से गोलार्ध में है। तो ऑप्शन ये भी आ सकता है कि उत्तर पूर्वी, ये हमारा सही आंसर रहेगा। अगर आ जाए दक्षिण पूर्वी तो ये गलत है, अगर आ जाए दक्षिण पश्चिमी तो भी गलत है, और उत्तर पश्चिमी तो ये भी गलत है। तो एक दिशा पूछी जाए या दो दिशा मिला के पूछी जाए, उस हिसाब से भी आपको ध्यान रखना है कि भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है। इसके अलावा ये भी पूछा जाता है कि भारत 7 जो महाद्वीप हैं उनमें से कौन से महाद्वीप में है। तो थोड़ा बेसिक भी यहाँ कवर होता जाएगा कि आपको ये भी पता होना चाहिए भारत कौन से महाद्वीप में है, और कुल महाद्वीप कितने हैं और कौन से हैं, कुल महासागर कितने हैं और कौन से हैं। तो पहले सारे महाद्वीप देख लेते हैं हम। महाद्वीप का मतलब होता है ज़मीन का वह हिस्सा जो चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ हो। जैसे कि ये है दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, इसी में हमारा भारत है। इसके बाद इससे जुड़ा हुआ ये एक और महाद्वीप है यूरोप, इसके नीचे ये है अफ्रीका महाद्वीप, ये है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, और ये है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ये है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और ये नीचे बर्फीला अंटार्कटिका महाद्वीप। फिर ये जो बाकी पानी का हिस्सा बच गया इसको कहते हैं महासागर, और पूरे पानी के हिस्से को 4 महासागरों में बांटा गया है। ये है प्रशांत महासागर, ये है अटलांटिक महासागर, ये हिंदुस्तान के नीचे हिंद महासागर, और उत्तर में है आर्कटिक महासागर। तो ये तो होगी कुछ बेसिक जानकारी। और अब ये साथ में हमें ध्यान रखना है कि हमारा भारत कौन से महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में, और उसके भी दक्षिणी हिस्से में है। तो ये होगी बेसिक जानकारी जो कहानी की तरह हमने समझी। अब इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस लिखित रूप में बन सकते हैं उनको नोट्स के माध्यम से देख लेते हैं। तो पहला टॉपिक है स्थिति। भारत पृथ्वी के उत्तरी व पूर्वी गोलार्ध में तथा एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है, जो अभी हमने ऊपर समझा। इसके अलावा एक्स्ट्रा जानकारी है, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वतमाला, तो दक्षिण में हिंद महासागर, और पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में अरब सागर है। ये भी एक्स्ट्रा जानकारी है जो इस मैप के माध्यम से हम समझ सकते हैं। यहाँ आप भारत के मैप को देखेंगे तो इसमें आप आगे जाके फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, मतलब भारत की भौगोलिक विशेषताओं वाले चैप्टर में देखोगे कि हमारे भारत के उत्तर में है हिमालय पर्वतमाला और दक्षिण में है हिंद महासागर। ये वाला जो पूर्वी हिस्सा है एक सागर का, वो है बंगाल की खाड़ी, और ये पश्चिम में जो हिस्सा है ये है अरब सागर। यही चीज़ अभी हमने नोट्स में पढ़ी। बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट है अक्षांशीय विस्तार व इसका प्रभाव, मतलब हमारे भारत का अक्षांशीय विस्तार और इसका प्रभाव। तो अक्षांशीय विस्तार होता क्या है, पहले उस चीज़ को थोड़ा सा समझ लो तो फिर रटना नहीं पड़ेगा। कई बार बच्चे समझते नहीं है कि अक्षांशीय विस्तार देशांतर विस्तार है क्या, बस उसकी डिग्री को रट लेते हैं। तो पहले इसको अच्छे से समझ लो। जैसे मैथ में हम ग्राफ बनाते हैं किसी भी बिंदु की लोकेशन या स्थिति को चेक करने के लिए, सेम ऐसे ही पूरी पृथ्वी में कोई देश कहाँ स्थित है, ये स्थिति जांचने के लिए हम अक्षांशीय और देशांतर विस्तार को पढ़ते हैं। तो अक्षांश हैं ये दाएं से बाएं, पूर्व से पश्चिम वाली जो लाइनें हैं इनको अक्षांश कहते हैं, और उत्तर से दक्षिण वाली इन काल्पनिक रेखाओं को देशांतर कहते हैं। अब ये जो बीचों बीच का अक्षांश है जिसे विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा कहते हैं, ये तो है 0 डिग्री में। फिर इसके ऊपर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री ऐसे करते करते सबसे ऊपर ध्रुव में पहुंचते हैं तो 90 डिग्री तक है अक्षांश।
ऐसे ही 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री करते हुए नीचे 90 डिग्री तक है अक्षांश। अब ये पहला 0 डिग्री था, फिर दूसरा 1 डिग्री होगा, फिर 2 डिग्री 3 डिग्री, ऐसे करते हुए हमें ये देखना है कि हमारे भारत का सबसे जो दक्षिणी बिंदु है वो कौन से अक्षांश से स्टार्ट होता है, और चलते चलते उत्तर में हमारा कौन सा अक्षांश है जो भारत के बिल्कुल उत्तरी बिंदु को टच करता है। तो ये सबसे दक्षिणी और उत्तरी जो अक्षांश होंगे ये कहलाएंगे अक्षांशीय विस्तार। सेम ऐसे ही हम देशांतर जो बीच में 0 डिग्री है, फिर उसके बाद 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, ऐसे करते करते हमें देखना है हमारे भारत के पश्चिम में जो देशांतर टच करता है वो कितने डिग्री का है, बिल्कुल पूर्व में जो देशांतर टच करता है वो कितने डिग्री का है। और ये जितने भी देशांतर हमारे भारत को पश्चिम या पूर्व में टच कर रहे हैं ये पृथ्वी के पूर्वी गोलार्ध में पड़ते हैं, इसलिए इनको पूर्वी देशांतर कहेंगे। और अक्षांश जो हमारे भारत को टच करेंगे ये पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में पड़ते हैं, इसलिए इन्हें उत्तरी अक्षांश कहेंगे। तो ये होता है अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, जो अब हम डिग्री के रूप में याद करने वाले हैं। तो आइए पढ़ते हैं पहले अक्षांशीय विस्तार। भारत का अक्षांशीय विस्तार दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जो कि अंडमान निकोबार में है, 6 डिग्री 45 उत्तरी अक्षांश, और मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु जो कन्याकुमारी है जिसे केप कमोरिन अंतरीप भी कहा जाता है, इसका अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से लेकर उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल जो कि लद्दाख में स्थित है में 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक है। अब यहाँ पर ये जो बीच में आ गया ना कन्याकुमारी वाला पॉइंट, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है बच्चों को, तो इसको हम थोड़ा मैप में अच्छे से समझ लेते हैं। तो ये दोनों अक्षांशीय विस्तार क्या है अभी हमने ऊपर समझा कि सबसे भारत के दक्षिणी बिंदु और सबसे उत्तरी बिंदु को टच करने वाला अक्षांश। तो भारत से हम जब मतलब विषुववृत्त से भारत की ओर बढ़ेंगे तो ऊपर आते 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 हमें ये देखना है कि भारत का कौन सा बिंदु है जो सबसे पहले सबसे दक्षिण में मिलेगा। तो वो ये अंडमान निकोबार का सबसे नीचे वाला पॉइंट जो है इसको कहते हैं इंदिरा पॉइंट। ये भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है और इसका अक्षांश है 6 डिग्री 4-5। तो यहाँ से भारत का दक्षिणतम बिंदु का अक्षांश स्टार्ट होता है। लेकिन कभी कभी ये जो मेन भारत है हमारा मुख्य भूमि कहते हैं हम इसे, इसका सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करें तो उस जगह का नाम है कन्याकुमारी, और उसका जो अक्षांश है वो है 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश। तो ये अलग से याद रखना है, कभी 1 नंबर में आ जाए मतलब कन्याकुमारी के नाम से ही आ जाए, या ऐसे आपसे पूछ ले कि जो मुख्य भारत की भूमि का दक्षिणतम बिंदु है उसका अक्षांश क्या है, तो वो अलग से याद रखना है। बाकी अगर भारत के अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो वहाँ मेन माना जाएगा ये 6 डिग्री 4-5 उत्तरी अक्षांश जो कि इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार में है। यहाँ से लेकर के ये भारत के उत्तर की तरफ चलते हैं हम, तो भारत के सबसे उत्तरी बिंदु को देखेंगे जो कि है इंदिरा कोल, और इंदिरा कोल में ये अक्षांश होता है 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इससे वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अगर वीडियो शॉर्ट करने के चक्कर में जल्दी जल्दी हम एक्सप्लेन करें तो समझ में कुछ नहीं आएगा, उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए वीडियो में बने रहें। अगर आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं, चीज़ों को अच्छे से समझना है, कॉन्सेप्ट को रटने की बजाय दिमाग में अच्छे से ढालना है ताकि किसी और को भी समझा सको, तो फिर एक एक कॉन्सेप्ट को बारीकी से समझना ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं अब देशांतर की तरफ। अच्छा, अक्षांश हमने पढ़ लिए हैं, अब अक्षांश का प्रभाव क्या है साथ में वो भी देखते हुए चलते हैं। तो पहले पॉइंट में हमने देखा था अक्षांशीय विस्तार, अब देखेंगे इस अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव क्या होता है। तो ये सेकंड पॉइंट में है, भारत के उत्तर से दक्षिण के अक्षांशीय विस्तार में लगभग 30 डिग्री के अंतर व विषुववृत्त से दूरी के कारण सबसे छोटे व बड़े दिन की अवधि में अंतर होता है, जिसका कारण पृथ्वी का झुकाव है। मतलब ये जो सबसे ऊपर हमने और सबसे नीचे जो अक्षांशीय विस्तार देखा, सबसे नीचे देखा 6 डिग्री 4-5, ऊपर देखा 37 डिग्री 6, इन दोनों का आपस में माइनस करेंगे तो वो लगभग 30, मतलब 29 के पॉइंट में कुछ कुछ आता है लेकिन उसको लगभग हम 30 मान लेते हैं। तो ये जो 30 डिग्री का अंतर हम उत्तर से दक्षिण में देखते हैं, इसका प्रभाव क्या पड़ता है हमारे भारत पर। तो इसका प्रभाव ये पड़ता है कि भारत में सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ा दिन दक्षिण में अलग होता है और उत्तर में अलग होता है, और इसका मेन कारण है पृथ्वी का झुकाव, क्योंकि पृथ्वी के झुकाव के कारण पृथ्वी का जो हिस्सा सूर्य के सामने रहता है वो दिन उसका दिन बड़ा होता है, और जो हिस्सा झुकाव के कारण थोड़ा सा
सूर्य की किरणों से मतलब झुक जाता है, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, तो वहाँ दिन जो सबसे छोटा और बड़ा है उसमें अंतर हो जाता है, मतलब दिन थोड़ा छोटा हो जाता है। एक और प्रभाव इसी से रिलेटेड है, अर्थात विषुवत वृत्त के नज़दीक दक्षिणतम बिंदु केरल, मतलब दक्षिणतम बिंदु केरल जो दक्षिणी मुख्य भूमि में है, उसके हम छोटे और बड़े दिन की बात कर रहे हैं। केरल में सबसे छोटे व बड़े दिन का अंतर सबसे कम मात्र 45 मिनट है, और विषुवत वृत्त से दूरी बढ़ने के साथ ये अंतर भी बढ़ता जाता है। इसलिए विषुवत वृत्त से दूर उत्तरी बिंदु लद्दाख में सबसे छोटे व बड़े दिन का अंतर सर्वाधिक 5 घंटे है। मतलब शॉर्ट में हम ये समझ सकते हैं कि भारत के दक्षिण में हम देखेंगे तो छोटे बड़े दिन का अंतर कम मिलेगा, मात्र 45 मिनट। लेकिन जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर होते जाएंगे, यानी उत्तर भारत की तरफ बढ़ते जाएंगे, तो ये जो छोटे बड़े दिन का अंतर है ये भी बढ़ता जाएगा। और अभी हमने देखा है कि लद्दाख में वो कितना बढ़ गया, 45 मिनट से बढ़ के 5 घंटे हो गया। यानी उत्तर की तरफ जाने पर जो अंतर है छोटे बड़े दिन का वो बढ़ता जाता है। तो ये प्रभाव देखा हमने अक्षांशों का भारत पर। फिर इसको क्या कहा जा सकता है, अर्थात यह कहा जा सकता है कि विषुवत वृत्त के नज़दीकी के कारण दक्षिण में दिन बड़ा व उत्तर में दिन छोटा होता है। मतलब दक्षिण में जो दिन है उसमें छोटे बड़े दिन में ज़्यादा अंतर नहीं है, तो लगभग पूरे साल जो दिन है वो बड़ा ही होता है। लेकिन उत्तर में हम जाते हैं तो फिर वो जब सर्दियों में दिन छोटे होते हैं तो उसके कारण दिन की अवधि छोटी हो जाती है, इससे हम कह सकते हैं कि उत्तर में दिन छोटा होता है। 5वां पॉइंट है, भारत के दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट को पहले पिगमेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट के नाम से जाना जाता था। यह भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर की दूरी पर है। ये थोड़ी एक्स्ट्रा जानकारी होगी जो क्वेश्चन बन के आ सकती है कि ये जो दक्षिणी पॉइंट है हमारा इंदिरा पॉइंट, इसका दूसरा नाम क्या है, पिगमेलियन पॉइंट, या फिर पार्सन पॉइंट भी आ सकता है ऑप्शन में। या ये भी पूछा जा सकता है कि हमारा दक्षिणतम बिंदु विषुवत वृत्त से कितनी दूरी पर है, तो वह है 876 किलोमीटर। इस तरीके से इंटरेस्टिंग रूप से आपको हर एक टॉपिक को समझना है और दिमाग को चौकन्ना रखना है, स्मार्ट स्टडी करनी है कि जो लाइन आप पढ़ रहे हो उसको समझो कि क्या क्वेश्चन बन सकता है। मतलब हर एक लाइन का क्वेश्चन कैसे बन के आ सकता है। जैसे अभी हमने देखा कि हमारा दक्षिणतम बिंदु विषुवत वृत्त से कितनी दूरी पर है, 876 किलोमीटर। तो हर एक कॉन्सेप्ट को पढ़ते हुए दिमाग को चौकन्ना रखो कि क्या ये क्वेश्चन तो नहीं आ सकता, तो वो अपने आप याद हो जाता है। तो ऐसे ही अब तीसरा टॉपिक है हमारा देशांतरीय विस्तार व इसका प्रभाव। पहले हमने अक्षांशीय विस्तार देखा, उसको अच्छे से समझा, उसका प्रभाव समझा। अब देशांतरीय विस्तार पहले समझते हैं होता क्या है। ये चीज़ तो हम पहले ही देख चुके हैं, अब कितनी डिग्री है बस वो देखते हैं। तो भारत का देशांतरीय विस्तार पश्चिमी बिंदु गुहार मोती गुजरात में 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से लेकर पूर्वी बिंदु किबिथु अरुणाचल प्रदेश में 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक है। अगर पहले समझ में ना आया तो एक बार फिर से इसको शॉर्ट में जल्दी देख लेते हैं कि हम देशांतर देखते हैं तो वो पश्चिम से पूर्व में देखते हैं। मतलब भारत का ये जो पश्चिमी हिस्सा है, पश्चिमी हिस्सा गुजरात, इसकी एक जगह है सरक्रिक, उसी के अंदर ये जगह है जिसकी डिग्री है 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर। फिर यहाँ से हम चलेंगे पूर्व की ओर, तो बिल्कुल पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में एक जगह का नाम है वालंगू। इस वालंगू में एक जगह है किबिथु, उस किबिथु का ही जो डिग्री है वो हमें देखना है, जो कि है 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। तो लगभग 68 से 97 तक ये हो गया हमारा देशांतरीय विस्तार। फिर अब देखते हैं कि इस देशांतरीय विस्तार से क्या असर पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है हमारे भारत पर। तो इसके प्रभाव में पहला पॉइंट है, भारत के पश्चिम से पूर्व के देशांतरीय विस्तार में भी लगभग 30 डिग्री के अंतर के कारण पश्चिम से पूर्व के समय में 2 घंटे का अंतर है। अर्थात पूर्व का समय पश्चिम से 2 घंटे आगे है। तो फिलहाल तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो देशांतरीय विस्तार होता है ना पश्चिम से पूर्व, वो देशांतरीय विस्तार समय को मापते हैं पूरी पृथ्वी में, और इसका शॉर्टकट जो आंकड़ा है वो ये है 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर होता है। अब कैसे होता है वो आगे हम जीएमटी वाले टॉपिक में समझने वाले हैं। फिलहाल आपको यही समझना है कि हमारे भारत के पूर्व से पश्चिम में 30 डिग्री के अंतर के कारण टोटल 2 घंटे के समय का अंतर होता है, और पूर्व का समय पश्चिम से आगे होता है। अब ऐसे एग्जाम्पल से क्वेश्चन आया हुआ है केवीएस में, जैसे जब गुजरात में 5 बजे हो तो इस समय अरुणाचल प्रदेश में कितना समय था, ये क्वेश्चन था। यहाँ हम डायरेक्ट आंसर देख रहे हैं।
तो अरुणाचल प्रदेश में +2 अर्थात 7 बजे होंगे। मतलब गुजरात जो कि पश्चिमी हिस्सा है, इसमें जितना भी समय होगा पूर्व का समय हमेशा उसके प्लस में रहता है। तो 5 में +2 कर दिए, क्योंकि टोटल 2 घंटे का अंतर है तो 2 घंटे ही प्लस होंगे, तो बचेंगे 7। लेकिन अगर अरुणाचल प्रदेश से उल्टा पूछा जाए गुजरात में, तो यही 2 प्लस की जगह माइनस हो जाएंगे। जैसे अगला एग्जाम्पल है, ऐसे ही जब अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे हो तो गुजरात में -2 अर्थात 3 बजे होंगे। मतलब पूर्व में टाइम दे करके पश्चिम पूछा जाए तो +2 कर देना, पश्चिम का टाइम दे करके पूर्व पूछा जाए तो -2 कर देना। इस तरीके से ये देशांतरीय विस्तार का प्रभाव है हमारे भारत में। 4th पॉइंट है भारतीय उपमहाद्वीप। तो भारतीय उपमहाद्वीप किसे कहा जाता है? इसमें 7 देश शामिल हैं। और कौन कौन से हैं वो? मतलब भारत और उसके पड़ोसी देश हैं सारे। तो एक तो भारत ही है, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा नेपाल, चौथा भूटान, पांचवा बांग्लादेश और श्रीलंका तथा मालदीव। यहाँ पर 6 कर लेना है और यहाँ पर 7 कर लेना है। तो ये 7 देश जो हैं ये भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल हैं। इसके अलावा दक्षिण भारत यानी भारत के पड़ोसी देशों का एक संगठन बना हुआ है सार्क, उसमें 8 देश हैं। तो उसमें 7 तो यही हैं और 8वां देश कौन सा शामिल है? अफगानिस्तान। मतलब ये ध्यान रखना, उपमहाद्वीप की बात की जाए तो उसमें अफगानिस्तान शामिल नहीं है, बाकी 7 देश हैं। सार्क की बात की जाए तो उपमहाद्वीप के 7 देश और 8वां अफगानिस्तान इसमें शामिल है। चीन सिर्फ पड़ोसी देशों में आता है, म्यांमार सिर्फ पड़ोसी देशों में शामिल है, ना ये दोनों उपमहाद्वीप में है ना ये दोनों सार्क में है। तो ये चीज़ें बारीकी से समझनी है। आगे बढ़ते हैं कर्क रेखा की तरफ। पहले इसके पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ लेंगे, फिर इसको मैप में भी देखेंगे। तो कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, ये भारत के मध्य से गुजरते हुए इसे 2 हिस्सों में बांटती है, जिसके उत्तरी हिस्से को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र व दक्षिणी हिस्से को उपोष्णीय कोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। ये जो है पॉइंट उल्टा लिखा गया है, उत्तरी हिस्से को उपोष्णीय कोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं और जो दक्षिणी हिस्सा है उसको उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। इसको आप चेंज कर लेना, ये राइटिंग मिस्टेक है। ये भारत के निम्न 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब ये जो 8 राज्य हैं, यहाँ तो सिर्फ नाम पढ़ लेंगे, लेकिन मैप में आप इसकी लोकेशन को देखोगे तो भूल भी जाओगे, तो उस लोकेशन से अपने आप आपको 8 याद आ जाएंगे। तो फिलहाल नाम पढ़ लेते हैं: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब ये मैप में देख लेते हैं एक बार कि किस तरीके से अगर हम भूल भी जाएंगे तो याद रहेंगे। तो ये भारत का मैप है, इसमें हमें कर्क रेखा को पहले देखना है। तो कर्क रेखा भारत के मध्य से लगभग गुजरती है, यहाँ से होती हुई, यहाँ से पहले देखो गुजरात को काटा, फिर राजस्थान को, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और फिर मिजोरम। ये कर्क रेखा है। तो सबसे पहले इसने किसको काटा? गुजरात को पहले नंबर पर, फिर दूसरे पे राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर इसके सामने ये छत्तीसगढ़, फिर ये झारखंड, फिर ये पश्चिम बंगाल, फिर ये त्रिपुरा और फिर मिजोरम। तो ये जो भारत का मैप है, इन राज्यों का अध्ययन तो आपको बहुत ही बारीकी से करना है। इसके मैप को बनाने के लिए अलग से वीडियो है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि भारत का मैप हम कैसे खुद से हाथ से बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं, सारे राज्यों की लोकेशन कैसे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं और कौन से राज्य की स्थिति कहाँ पर है। तो उसको आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो मतलब माइंड में बैठ जाएगा कि कौन सा राज्य किस सीध में आता है। तो उसी हिसाब से आइडिया लग जाता है कि भारत के मध्य में ये 8 राज्य आते हैं और ये कर्क रेखा भी मध्य से गुजरती है, तो इसीलिए ये इन 8 राज्यों को काटती है। तो वो अलग से स्टडी करना है। फिलहाल लौटते हैं अपने टॉपिक पर। कर्क रेखा के बारे में हम पढ़ चुके हैं। कर्क के बाद आता है भारत का आकार। ये दूसरी बड़ी हेडिंग है हमारी। ये सारी जो हमने हेडिंगें पढ़ी वो पहले टॉपिक के अंदर यानी भारत की स्थिति के अंदर थी। अब जो दूसरी बड़ी हेडिंग है वो है भारत का आकार। तो अब इससे रिलेटेड सब हेडिंग्स इसमें पढ़ेंगे हम। तो पहला पॉइंट है भारत का आकार चतुष्कोणीय है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है भारत का आकार कैसा है। तो अलग अलग ऑप्शन होंगे, एक चतुष्कोणीय होगा और आपको पहचान लेना है कि हमारा भारत चतुष्कोणीय है। इसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो पूरी दुनिया का 2.4% हिस्सा है। और ये क्षेत्रफल कई बार शॉर्ट में 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भी लिखा होता है। तो दोनों में जो भी ऑप्शन में हो वही चुनना है आपको।
और ये पूरी दुनिया का 2.4 हिस्सा है। मतलब पूरी दुनिया में जितने 100% ज़मीन है उसका 2.4% हिस्सा हमारे भारत में है। और क्षेत्रफल के क्रम में भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। अब 7वां बड़ा देश है तो 6 देश हमसे बड़े हैं जो कि इस डायग्राम में दिए गए हैं और उनके नाम यहाँ भी दिए गए हैं। इससे बड़े 6 देश इस प्रकार हैं। पहले नंबर पर आता है रूस, दूसरे पे कनाडा, तीसरा अमेरिका, चौथा चीन, पांचवा ब्राज़ील और छठा ऑस्ट्रेलिया। तो ये भी ध्यान रखना है, भारत से बड़े 6 देश कौन से हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। फिर बात आती है भारत की लंबाई और चौड़ाई। तो भारत की लंबाई और चौड़ाई को पहले मैप में समझ लेते हैं, फिर सिर्फ पॉइंट पढ़ने की देरी हो जाएगी बस। तो भारत को आप उत्तर से दक्षिण में देखोगे, जैसे ये उत्तर है, उत्तर से दक्षिण में, तो ये जो टोटल है 3214 किलोमीटर भारत की लंबाई है। और भारत को पूर्व से पश्चिम ऐसे मापोगे तो ये इसकी चौड़ाई है जो कि है 2933 किलोमीटर। फिर भारत की ये जो सीमा है ये ऊपर ज़मीनी भाग से टच है, इसलिए इसको कहते हैं स्थलीय सीमा रेखा। ये पूरा नेपाल, भूटान, पूर्वोत्तर राज्य और ये बांग्लादेश, ये इतनी सारी सीमा है स्थलीय सीमा, जिसकी टोटल लंबाई है 15,200 किलोमीटर। और फिर ये जो भारत का नीचे वी शेप का हिस्सा रह जाता है ये पूरा समुद्र से टच है, इसलिए इसको कहते हैं तटीय सीमा रेखा, मतलब समुद्र के किनारे लगी हुई सीमा रेखा। तो इसकी टोटल लंबाई ये भी 2 हिस्से से समझी जाती है कि एक तो ये मेन वी शेप का भारत, इसके अलावा ये लक्षद्वीप को भी मिला लें, अंडमान निकोबार को भी मिला लें, तो द्वीपों सहित जो टोटल तटीय सीमा रेखा है वह है 7,516 किलोमीटर। लेकिन अगर हम इन दोनों द्वीपों को छोड़ दें, सिर्फ ये मुख्य भारत की सीमा रेखा देखें तो यह 6,100 किलोमीटर। तो ये सारी जानकारी आकार वाले पॉइंट में हम पढ़ेंगे, जिसको हमने प्रैक्टिकली यहाँ मैप में समझा। अब हम इसको सिर्फ पॉइंट्स वाइज पढ़ेंगे कि क्वेश्चन क्या क्या बन के आ सकता है। यहाँ थे हम दूसरे वाले में। भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर व चौड़ाई पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर है व उनके बीच का अंतर 281। ये भी कई बार पूछा जाता है। आजकल एग्जामिनर स्मार्ट होते जा रहे हैं, क्वेश्चन को घुमाते जाते हैं, 2-3 चीज़ें एक साथ एक ही क्वेश्चन में डाल लेते हैं। तो आपको वैसे सीधा याद है कि भारत की लंबाई चौड़ाई में अंतर कितना है तो अच्छी बात है। नहीं याद है तो अगर आपको लंबाई चौड़ाई याद है तो वहाँ घटा करके भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन दिमाग को स्मार्ट रखना है, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। फिर ये जो हमने स्थलीय सीमा और तटीय सीमा देखी उसका पॉइंट है, भारत की स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई 15,200 किलोमीटर व तटीय सीमा रेखा की लंबाई द्वीपों सहित, ध्यान रखना द्वीपों को मिला के 7,516.6 किलोमीटर है। इस सही हटा देना है। तो इसका क्वेश्चन ज़रूर नहीं है कि हर बार क्वेश्चन में लिखा आएगा कि द्वीपों सहित तटीय सीमा रेखा की लंबाई बताइए। द्वीप ना भी आए तो भी समझ लेना यही है वो, क्योंकि द्वीप हमारे भारत का हिस्सा है तो वो तो मिलाएंगे ही ना, छोड़ेंगे थोड़ी ना। ये तो समझाने के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ द्वीपों सहित, कि द्वीपों को मिला के टोटल बनती है 7,516, लेकिन जब द्वीपों रहित यानी द्वीपों को छोड़ देते हैं तो ये 6,100 किलोमीटर होती है। तो ये समझने के लिए बताया गया है कि द्वीपों रहित है 6,100, द्वीपों सहित है 7,516.6। तथा भारत की सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है, तो ध्यान रखना गुजरात की है। और सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा है। ये क्वेश्चन नहीं आया है, हो सकता है आगे आ जाए, कॉन्सेप्ट तो ले रहे हैं ना, तो हो सकता है कभी भी दिमाग घूम जाए, लंबी की जगह छोटी तटरेखा पूछ ले, तो हमें अपना दिमाग स्मार्ट तरीके से यूज़ करना है। फोर्थ पॉइंट है हमारा, भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा राज्य गोवा है। तो ध्यान रखना ये सारी चीज़ें अलग अलग क्वेश्चन बनती जा रही है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है, राजस्थान है। सबसे छोटा कौन सा है, गोवा है। लंबी तटरेखा वाला कौन था, अभी देखा गुजरात। सबसे छोटी तटरेखा वाला कौन था, अभी देखा गोवा। और सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, वह सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। तो ये 6 राज्य हमने एक ही पॉइंट में जल्दी डिस्कस कर लिए, समझो 6 क्वेश्चन तैयार कर लिए हमने। तो ये तो हो गई बेसिक बात कि 28 राज्य हैं टोटल हमारे देश में और 8 केंद्र शासित प्रदेश। फिर सारे 28 राज्यों की लोकेशन मैप में, नाम, राजधानी, इन सब को एटलस के माध्यम से बहुत अच्छे से स्टडी करना बार बार, क्योंकि इन सब में से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। कौन सा राज्य है कितने अन्य राज्यों से टच है, कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा से टच है, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय तटीय सीमा रेखा से टच है। तो वो सारी लोकेशन आपको पता होगी तभी तो बेटर समझ पाओगे।
अभी हम बढ़ते हैं 5वें पॉइंट की तरफ, जो कि है भारत में सर्वाधिक 8 राज्यों की सीमाओं से लगा राज्य उत्तर प्रदेश है, और ये राज्य हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। अब ये तो गया एक तरह से रटना कि कौन से 8 राज्य हैं जो यूपी से टच हैं। अगर आपने मैप को स्टडी कर रखा है तो आप देखो, भूल भी जाओगे ना तो अपने आप फिर आप मैप से पहचान जाओगे कि कौन कौन से वो सारे राज्य हैं। तो उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है जो 8 राज्यों से टच है, और ये है उत्तर प्रदेश की लोकेशन। अब हमें देखना है कि ये कहाँ कहाँ टच हो रही है। तो देखो, नंबर 1 में उत्तराखंड, फिर थोड़ा सा ऐसा ऊपर हिमाचल प्रदेश, फिर ये हरियाणा, फिर उसके बाद ये वाला हिस्सा इधर राजस्थान से टच हो गया, फिर मध्य प्रदेश से टच हो गया, फिर ये छत्तीसगढ़, फिर ये झारखंड और बिहार। तो ये हो गए 8 राज्य, 1 उत्तराखंड, 2 हिमाचल प्रदेश, 3 हरियाणा, 4 राजस्थान, 5 मध्य प्रदेश, 6 छत्तीसगढ़, 7 झारखंड और 8 बिहार। तो यहाँ मैप में देखने से हमें पता चल गया। अब इसको आपने 2-3 बार देख लिया ना कि उत्तर प्रदेश कहाँ कहाँ टच हो रहा है, तो यही मैप से ही याद हो जाएगा। फिर वो भूल भी जाओगे तो दिमाग में दोहराना कि उत्तर प्रदेश में ऊपर कौन सा था, उत्तराखंड, फिर हिमाचल, ऐसे करके लाइन से सारे याद हो जाएंगे। ऐसे ही ये पूर्वोत्तर के राज्य के मैप को भी बार बार देखना है और स्टडी करना है, तो इसके भी सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। पॉइंट है, भारत के पूर्वोत्तर के 7 राज्यों मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा को 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। मतलब ये सारे जो पूर्वोत्तर के राज्य आपको इस मैप में दिख रहे हैं, इन 7 को 7 बहनें कहा जाता है। अब इनके आप असम को देखोगे तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ पता चलेगी कि ये देखो, ये बीच में ये असम है, ये असम उत्तर प्रदेश का भी उस्ताद निकला इस हिसाब से। अलग अलग राज्यों से टच होने के मुकाबले में उत्तर प्रदेश तो काफ़ी बड़ा राज्य है ना, तब जाके 8 राज्यों को टच करता है। ये इतना छोटा असम है, ये देखो ऊपर अरुणाचल प्रदेश को भी टच करता है, नागालैंड को भी टच करता है, मणिपुर को भी टच करता है, मिजोरम को भी टच करता है, त्रिपुरा को भी टच करता है। तो ये 7 बहनों में से एकमात्र असम ही ऐसा है जो अन्य 6 राज्यों को भी टच कर रहा है। साथ में इसके साथ ये 7वां पश्चिम बंगाल है, इधर से थोड़ा सा ऐसा ये भी इसको टच करता है, यानी 7 राज्यों को टच कर गया। फिर इसके अलावा 2 देश ऊपर से ये देखो भूटान को भी टच कर रहा है, और यहाँ से थोड़ा सा हिस्सा जो है वो बांग्लादेश को भी टच करता है। तो यही इसकी खासियत है जो यहाँ लिखी गई है, इनमें से केवल असम की सीमा अन्य सभी 6 राज्यों, जो 7 बहनें हैं उनमें से जो 6 राज्य हैं उनको, और 7वां पश्चिम बंगाल, ये 7 बहनों में नहीं है इसलिए अलग लिखा है 7वां राज्य, और 2 देश भूटान व बांग्लादेश से भी मिलती है। असम की सीमा इन सब से मिलती है, और इसका ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो भी राज्य इस तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट रखते हैं उनको तो पूछा जाता ही है, इसलिए इनको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पड़ोसी देशों से लगे भारतीय राज्य। तो ये भी मैप से ही ज़्यादा बेटर समझ में आते हैं कि पड़ोसी जो देश है हमारे, उनसे कौन कौन से राज्य टच में हैं। तो ये चीज़ पहले ऊपर देख लेंगे, तो सिर्फ यहाँ पर पॉइंट को पढ़ना होगा बस। मैप में देखो तो ज़्यादा बेटर है, जिसको मैप पता है कौन सा राज्य कहाँ पर है, देश कहाँ पर है, तो वो वैसे ही सारे आंसर दे सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम पाकिस्तान को देख लेते हैं। यहाँ पर पाकिस्तान भारत के पश्चिमी हिस्से में है, ये पाकिस्तान है। अब इसको टच करने वाले राज्य कौन से हैं, तो सबसे नीचे हम देखते हैं ये है हमारा गुजरात, फिर उसके बाद टच कर रहा है राजस्थान, फिर ये पंजाब, फिर ये है कश्मीर, और थोड़ा ऊपर की तरफ चलें तो फिर लद्दाख जो है ये 5वां है जो इस पाकिस्तान को टच करता है। ऐसे ही जब हम बात करते हैं चीन की, तो चीन को टच करने वाला पहला भारतीय राज्य सबसे पहले लद्दाख, फिर ये हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, फिर इधर से देखेंगे तो ये थोड़ा सा हिस्सा सिक्किम, और इधर से अरुणाचल प्रदेश। तो मैप में दिखे ना ये 5, पाकिस्तान के भी 5। फिर ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, नेपाल को देखते हैं कि नेपाल, ये जो पट्टी सी है ये एक देश है नेपाल। अब इस नेपाल को इधर से टच करता है उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर ये थोड़ा सा ये हिस्सा पश्चिम बंगाल का भी है, और फिर सिक्किम। तो ये 5 हो गए नेपाल के। फिर भूटान की बात करें तो भूटान को ऊपर सिक्किम ने टच किया, फिर ये थोड़ा सा हिस्सा पश्चिम बंगाल ने भी टच किया, फिर इधर से ये असम ने टच किया, और ऊपर से अरुणाचल प्रदेश ने भी टच किया। ऐसे ही बांग्लादेश को देखेंगे तो इस साइड को तो पूरा कवर कर गया पश्चिम बंगाल,
ऊपर से थोड़ा सा हिस्सा टच कर गया असम का, फिर ये वाला मेघालय इससे का हिस्सा टच है, असम ने दोबारा यहाँ से टच किया, फिर ये त्रिपुरा और इस साइड में मिज़ोरम। तो ये सारे बांग्लादेश को टच करते हैं। फिर बात आती है म्यांमार की, तो म्यांमार में इस साइड से हम देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिज़ोरम, ये सारे राज्य म्यांमार को टच करते हैं। तो ये सारे स्थलीय भाग के क्षेत्र हो गए जो भारत को टच करते हैं। अगला टॉपिक होगा जलीय भाग, जहाँ से भारत टच करता है अन्य देशों को, उनको जलीय चैनल कहते हैं। तो वो चैनल नीचे जैसे कि भारत और श्रीलंका, ये आगे इसका अलग से स्पेशल मैप दिया गया है, वहाँ समझेंगे तो बेटर समझ में आएगा। अब इनके सारे पॉइंट्स को एक बार बस पढ़ लेते हैं कि हमने क्या क्या ऊपर देखा है जो भारत से टच है। तो भारत पाक सीमा, मतलब भारत पाकिस्तान की सीमा, जो कि 3323 किलोमीटर है, और इसका नाम है रेड क्लिफ सीमा। ये 5 राज्यों से टच है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ऐसे ही उसके बाद अगला देश है भारत अफगानिस्तान, ये लद्दाख में ऊपर थोड़ा सा टच है भारत से। तो ये है 106 किलोमीटर, और इस सीमा का नाम है डूरोन सीमा, ये सिर्फ एक ही राज्य है, लद्दाख से टच है। फिर भारत चीन सीमा की बात करें तो यह है टोटल 3488 किलोमीटर, इसका नाम है मैकमोहन सीमा, और ये 5 राज्यों से टच है, जिसमें पहला है लद्दाख, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, फिर सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश। तो ये लोकेशन ऊपर देखते रहना है, जो जो नाम यहाँ देखते हो ना, इनको बार बार ऊपर जाके लोकेशन में देखा करो, या आपके पास एटलस का मैप हो उसमें देखा करो, तो वो देखने से क्या होता है, दिमाग में बैठ जाता है वो पूरा, मतलब एक जो चित्र है वो दिमाग में बैठ जाता है, फिर भूल भी जाए ना तो उस चित्र से याद आ जाता है, हाँ कि कौन कौन सा था, इसमें हिमाचल प्रदेश था, फिर उसके बाद में उत्तराखंड था, वैसे भी देख करके आइडिया लग जाता है। ऐसे ही अगला है भारत और नेपाल। तो नेपाल में देख लेते हैं आप, भारत नेपाल सीमा टोटल है 1751 किलोमीटर, ये भी 5 राज्यों से टच है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ऐसे ही फिर बात आती है भारत और भूटान सीमा की, जो कि 699 किलोमीटर लंबी है, 4 राज्यों से टच होती है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। फिर लास्ट में है भारत म्यांमार सीमा, जो कि 1643 किलोमीटर की है, 4 राज्यों से टच होती है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अब ये तो हो गई सीधी सीधी स्टडी कि भारत के पड़ोसी देश किन किन राज्यों से टच में है। लेकिन क्वेश्चन तो ऐसे भी घुमा के आ सकता है, जैसे हमने देखा अभी म्यांमार सीमा 4 राज्यों से टच में है, और क्वेश्चन आ जाए कि म्यांमार सीमा भारत के निम्न में से किस राज्य से टच नहीं है, तो 3 इनमें से ऑप्शन दिए जाएंगे, एक कोई फालतू दिया जाएगा। तो अगर आपको ये 4 अच्छे से याद है तो आप फालतू को पहचान जाओगे कि हाँ ये उन 4 में से नहीं है। तो ऐसे स्मार्ट दिमाग रखना है आपको कि जो पढ़ रहे हो ये ज़रूरी नहीं है कि वह सीधा सीधा ही आ जाए, उसको घुमा फिरा करके तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है। तो जो समझते हैं वो घुमाया फिराया हुआ क्वेश्चन भी समझ जाते हैं, जो रटते हैं वो दिमाग में बस यही ध्यान रखते हैं, अरे ये रटा था, ये तो आया नहीं, आया तो कुछ और, जबकि वो कुछ और नहीं है, वो वही चीज़ है जो आपने पढ़ी है, बस समझने की जगह आपने रट लिया तो आपको लगा कुछ और है। एक और देश है भारत और बांग्लादेश, तो इनकी सीमा सबसे ज़्यादा है भारत के पड़ोसी देशों में से, जो कि है 4096 किलोमीटर। इसका नाम भी वही है, रेड क्लिफ सीमा, जो पाकिस्तान के साथ है। ये भी 5 राज्यों से टच करता है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अब ये जितने भी हमने 7 अलग अलग देश देखे जो भारत से स्थलीय सीमा रेखा बना रहे हैं, इनमें सबसे ज़्यादा लंबी सीमा रेखा वो भारत और बांग्लादेश की है, और ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। अब ज़्यादातर जिन्होंने इसको इतनी बारीकी से स्टडी ना किया हो, उनसे पूछा जाए कि बताओ भाई कौन सा देश है जो भारत से सबसे ज़्यादा टच में है, तो लगता है कि चीन तो बहुत बड़ा देश है, हो सकता है चीन की हो। लेकिन अगर नॉर्मल मैप देखा है जिसने, वो सोचेंगे यार पाकिस्तान भी तो काफ़ी लंबा है, गुजरात से लेकर कश्मीर तक जा रहा है, हो सकता है वो हो। जबकि बांग्लादेश इन दोनों से छोटा लगता है, तो इसका ख्याल किसी को आता ही नहीं। जबकि डीप स्टडी करने से अब पता चला कि सबसे ज़्यादा भारत की जो सीमा रेखा है वो बांग्लादेश से ही है, 4096 किलोमीटर, जबकि उन दोनों की एक की 3300 के करीब है और एक की 3400 के करीब। तो इसीलिए डीप स्टडी करना ज़रूरी है ताकि उलझन ना हो कोई एग्ज़ाम में। अब देखिए एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं चौथे टॉपिक में, एक से अधिक देशों की सीमाओं से लगे राज्य, मतलब ऐसे राज्य जिनकी सीमा एक या उससे अधिक सीमाओं से लगी हो। तो इनको भी मैप में पहले देखते हैं, फिर पॉइंट पढ़ेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। मैप से हमें
सब चीज़ें ऐसे ही बिना रटे याद हो जाती है। अब जैसे मैं आपसे नॉर्मल मैप से पूछ लूँ कि बताओ ऐसा कौन सा आपको राज्य दिख रहा है जो मतलब 3 देशों से 2 से अधिक 3 देशों से मिला हुआ हो। तो अगर आप इस साइड में देखोगे भारत के पश्चिमी साइड में तो एक ही देश दिख रहा है पाकिस्तान। तो 3 देश तो हम इन राज्यों में ला ही नहीं सकते क्योंकि दूसरा तीसरा देश है ही नहीं। तो ज़ाहिर सी बात है आप सीधे उस दिशा में जाओगे ना जहाँ लगभग 3 देश आपको एक साथ दिखते हो। तो वो दिशा कहाँ होगी? थोड़ा सा ऊपर आओगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर एक देश पाकिस्तान है, ऊपर से थोड़ा सा हिस्सा ये अफगानिस्तान का है और ये वाला हिस्सा चीन का है। तो यहाँ पर हमारा ये देखो लद्दाख, ये लद्दाख इधर पाकिस्तान से भी टच है, ऊपर अफगानिस्तान से भी टच है और इधर चीन से भी। तो ये हो गया एक राज्य लद्दाख जो 3 देशों की सीमा को टच करता है। फिर कॉमन सेंस यूज़ करना है कि अगला कौन सा हो सकता है जो 3 से टच हो। अब यहाँ पर आप देखोगे कि इधर एक बड़ा देश है ये चीन और दूसरा है नेपाल, तीसरा इनके आसपास यहाँ कहीं दिख ही नहीं रहा है हमें। तो 3 देशों से इधर तो कोई राज्य हो ही नहीं सकता क्योंकि जब तीसरा देश ही नहीं है तो कैसे होगा तीसरा राज्य। तो फिर आगे हम बढ़ते हैं उस लोकेशन पर जहाँ हमें आसपास 3-3 देश दिखते हो। तो ये एक ऐसी ही लोकेशन है पूरी जिसमें हमें नेपाल, चीन, भूटान, बांग्लादेश इतने सारे देश एक साथ दिख रहे हैं। तो बस यही देखना है कि कौन सा राज्य इनमें से 3-3 से टच है। तो एक ये दिख रहा है आपको सिक्किम, ये देखो इस साइड नेपाल से भी टच है, ऊपर चीन से भी और इधर भूटान से भी। यही बस आगे पॉइंट में लिखा गया है। सेम ऐसे ही अगर हम इसके नीचे ये जो देखें पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल बांग्लादेश से तो टच है ही, ये हिस्सा भूटान से टच हो गया और ये हिस्सा नेपाल से टच हो गया। तो एक और तीसरा राज्य हो गया पश्चिम बंगाल। फिर इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, ये भी एक ऐसा ही राज्य है जो इस साइड में भूटान को टच कर रहा है, ऊपर से चीन को टच कर रहा है और इस साइड में म्यांमार को टच कर रहा है। तो ये 4 टोटल राज्य हैं। एक हमने ऊपर देखा था लद्दाख, उसके बाद देखा सिक्किम, उसके बाद देखा हमने पश्चिम बंगाल, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। ये 3 राज्य ऐसे हैं जो 3-3 सॉरी ये 4 राज्य ऐसे हैं जो 3-3 देशों से टच हैं। अगला उसमें जो टॉपिक है हमारा वो ये है कि ऐसे राज्य बताओ जो 2 देशों से टच में है। तो 2 देशों वाले राज्य अगर हम देखेंगे तो एक तो ये है उत्तराखंड, इसमें ऊपर ये चीन से टच है और इधर नेपाल से टच है, ये हो गया। सिक्किम को हम ले नहीं सकते क्योंकि ये 3 से टच है, उसमें आ गया। पश्चिम बंगाल भी नहीं ले सकते। फिर उसके बाद हमें दिख रहा है ये असम, असम इधर से भूटान से टच में है और इधर से बांग्लादेश से टच में है, जबकि इधर ये इस साइड में म्यांमार की तरफ नहीं गया है क्योंकि बीच में ये सारे राज्य आ गए। तो एक असम है जो 2 देशों से टच है और एक पहले देखा हमने उत्तराखंड। ऐसे ही एक राज्य ये है मिजोरम जो इस साइड म्यांमार से और इस साइड बांग्लादेश से टच में है। तो केवल 3 राज्य ऐसे हैं जो कि 2 देशों से टच में है। तीसरा कॉन्सेप्ट भी इसी में साथ के साथ हम देख लेते हैं मैप में, जो कि आगे आने वाला है, वो भी इंटरेस्टिंग है कि भारत के जो सारे राज्य हैं इनमें से देखो इस साइड के सारे राज्य ऊपर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से जुड़ रहे हैं, ये वाले भी बाहरी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से टच में है, ये सब और ये नीचे वाले सारे तटीय सीमा रेखा जो अंतर्राष्ट्रीय उससे टच में है। क्वेश्चन ये बनता है कि भारत के वो राज्य कौन से हैं जो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से टच नहीं है, ना ही स्थलीय सीमा रेखा से, ना ही जलीय से। तो वो तो वही होंगे ना जो बिल्कुल भारत के बीचों बीच पाए जाते हो। तो अब नॉर्मल लोकेशन जिसने सारे राज्य पढ़ रखे हैं उनको भी पता चल जाता है कि एक तो हरियाणा है जो ऊपर पंजाब इधर राजस्थान और यूपी से घिरा हुआ है, मतलब बीचों बीच में आता है। तो एक ही हो गया। मध्य प्रदेश नाम से ही है, मध्य में है ये, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को टच नहीं करता। दूसरा हो गया छत्तीसगढ़ भी बीचों बीच पड़ जाता है, तेलंगाना भी बीचों बीच पड़ जाता है और झारखंड भी बीचों बीच पड़ जाता है। तो केवल ये 5 राज्य हैं, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और झारखंड, जो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को टच नहीं करते। तो ये भी देखो इंटरेस्टिंग फैक्ट है ना, बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि टोटल 28 राज्य हैं हमारे, लेकिन इनमें से सिर्फ 5 ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को टच नहीं करते, बाकी सारे के सारे किसी न किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को टच करते हैं। तो ये सारी बारीकियां आपको मैप को देख करके ही समझनी है, ताकि क्वेश्चन में रटना ना पड़े, मैप से ही हमें पता चले। अब इनको बस क्वेश्चन फॉर्म में देख लेना है, थोड़ा जल्दी जल्दी इनको पढ़ लेते हैं क्योंकि ये चीज़ें तो हम समझ चुके हैं। फिर जो नई चीज़ों की इंटरेस्टिंग उसको बारीकी से समझेंगे। तो ये अभी हमने देखा 3 देशों से लगे राज्य है, जिसमें पहला लद्दाख था जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन से टच था। फिर सिक्किम, ये नेपाल, चीन और भूटान से टच में था। फिर पश्चिम बंगाल, ये नेपाल, बांग्लादेश और भूटान से टच में था। और चौथा अरुणाचल प्रदेश जो भूटान, चीन और म्यांमार से टच में था।
फिर उसके बाद हमने देखे 2 देशों की सीमा से लगे हुए राज्य, जिसमें केवल 3 ही राज्य हैं। पहला उत्तराखंड, जो कि चीन और नेपाल से जुड़ा हुआ है। फिर असम, जो भूटान और बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। फिर मिज़ोरम, जो बांग्लादेश व म्यांमार से जुड़ा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली। अब हम देखेंगे पड़ोसी देशों से लगे भारतीय जलीय चैनल। तो जलीय चैनल को भी पहले हम पहले पढ़ लेते हैं इसको, क्योंकि इसको पढ़ने से आपको नई चीज़ें जो आप नाम पहचान जाओगे, फिर चित्र में जल्दी समझोगे। क्योंकि पहले चित्र में समझाऊँगा, मैं कहूँगा 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। अब किसी ने इसको पहले सुना ही नहीं, तो वो कन्फ्यूज़ हो जाएँगे, पता नहीं क्या है 8 डिग्री, 9 डिग्री। तो इसीलिए पहले पढ़ लेते हैं, फिर चित्र में ज़्यादा बेटर रहेगा। तो बात हो रही है पड़ोसी देशों से लगे भारतीय जलीय चैनल की। मतलब जलीय हिस्सा जो हमारे देश को अन्य देशों से जोड़ता है, उसको जलीय चैनल कहते हैं। भारतीय जलीय सीमा रेखा कुल 4 देशों से जलीय चैनल द्वारा जुड़ी हुई है, जो इस प्रकार है। तो सबसे पहले भारत मालदीव के बीच में कौन-कौन से जलीय चैनल हैं? तो है तो मतलब देशों के बीच में तो एक ही है, लेकिन चैनल कौन-कौन से हैं और किस-किस क्षेत्र को जोड़ते हैं, वो सब तो हमें याद रखना है, क्योंकि किसी भी चैनल का क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो, पहले है 8 डिग्री चैनल, जो कि मालदीव से मिनिकॉय द्वीप भारत को जोड़ता है। तो पहले आप देख लो, ये भारत का मुख्य क्षेत्र है। फिर भारत से थोड़ा-सा दूर ये है हिस्सा लक्षद्वीप। ये लक्षद्वीप का ही एक हिस्सा है मिनिकॉय द्वीप, जो कि भारत में है। फिर इससे दूर ये जो अलग-अलग द्वीप समूह दिख रहे हैं, ये नया देश है मालदीव। तो सबसे पहले जो 8 डिग्री चैनल है हमारा, वो यही है जो इनको अलग करता है। ये लाइन है 8 डिग्री चैनल, मतलब कि जो मालदीव को मिनिकॉय भारत से अलग करती है। फिर मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में ये है 9 डिग्री चैनल, जो कि मिनिकॉय को इस लक्षद्वीप से अलग करती है। फिर ये है 10 डिग्री चैनल, जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। तो इस तरीके से इनको एक बार मैं फिर से सिर्फ चैनल को हाईलाइट करता हूँ कि 8 डिग्री चैनल यहाँ पर है, 9 डिग्री चैनल यहाँ पर है, 10 डिग्री चैनल यहाँ पर है। 8 डिग्री चैनल जो है वो मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करता है। ऐसे ही भारत और श्रीलंका को अलग करने वाला चैनल है पाक जल संधि, इसे मन्नार की खाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा फिर भारत के निकोबार के दक्षिण में यहाँ पर एक देश है इंडोनेशिया, उसका एक द्वीप है सुमात्रा द्वीप। तो इंडोनेशिया के सुमात्रा को भारत के निकोबार से अलग करने वाले चैनल को कहते हैं ग्रेट चैनल। ऐसे ही भारत के अंडमान निकोबार को ऊपर म्यांमार का एक द्वीप है कोको द्वीप। तो भारत के अंडमान को म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करने वाले चैनल को कहते हैं कोको चैनल। नाम से ही है कोको द्वीप, कोको चैनल। तो ये शॉर्ट में आपको देखो याद कैसे करना है, मैंने भी ऐसे ही दिमाग में बिठाया था कि मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री, मिनिकॉय लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री, अंडमान निकोबार के बीच में 10 डिग्री, फिर निकोबार और इंडोनेशिया के बीच में सुमात्रा चैनल, और फिर म्यांमार कोको और अंडमान के बीच में कोको चैनल। और ये तो सिंपल ही है, भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि, इसको हम बचपन से कई बार पढ़ते हैं, तो जल्दी याद हो ही जाता है। तो इस तरह से मैप में हमने सारी चीज़ों को अच्छे से समझा। अब आप बस इनको पॉइंट वाइज पढ़ना है। हालांकि मैप से ही ज़्यादा याद रहेगा, पॉइंट तो रटना होता है एक तरह से। देखो 8 डिग्री चैनल मालदीव से मिनिकॉय द्वीप भारत, 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय से लक्षद्वीप भारत, 10 डिग्री चैनल अंडमान भारत से निकोबार भारत, भारत श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि। फिर आगे के 2 चैनल और हैं, उनको भी देख लेते हैं। भारत म्यांमार के बीच में है कोको चैनल, जो कि उत्तरी अंडमान भारत से कोको द्वीप म्यांमार को जोड़ता है। फिर भारत इंडोनेशिया के बीच में है ग्रेट चैनल, जो कि दक्षिण निकोबार भारत से सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया को जोड़ता है। तो यहाँ पर हमारे ये भारत से रिलेटेड, राज्यों से रिलेटेड टॉपिक कंप्लीट हुए। अब अगला टॉपिक है ग्रीनविच। तो ये भी इंटरेस्टिंग है कहानी, थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन सारी चीज़ें बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप ये जो देखते हैं ना मैराथन वीडियो 12 घंटे 13 घंटे, उसमें क्या अलग अलग वीडियोस को एक साथ बस ऐड करके दे दिया जाता है कि उनका काम खत्म, अब आप देखते रहो। तो कोई भी इंसान 12-13 घंटे तो वीडियो देख नहीं सकता ना। यहाँ हम कंटिन्यू, लगभग चाहे 1 घंटे की वीडियो जाए, कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे, ये मैं कंटिन्यू एक ही पार्ट में सारी वीडियो बना रहा हूँ। ज़्यादातर क्या होता है कि अलग-अलग पार्ट्स को हम ऐड करके एक वीडियो बनाते हैं। लेकिन फ़िलहाल हमने भी ये टारगेट बना रखा है कि पूरी वीडियो को एक साथ एक्सप्लेन किया जाएगा। तो सोचो, मैं इतनी देर जब बोल भी सकता हूँ, समझा भी सकता हूँ, तो आपको तो सिर्फ़ देख के समझना ही है।
और कितना फ़ायदा मिलेगा आपको। मैंने इनको अलग-अलग किताबों से पढ़ा है, फिर इसको एक साथ रजिस्टर में लिखा है, फिर उसके बाद उसको टाइप करके उसमें मैप ऐड करके ऐसी ये पूरी पीडीएफ बनाई है। फिर पीडीएफ को अब रिकॉर्ड कर रहा हूँ 1 घंटा कंटिन्यू बोलते हुए। तो जब मैं इतनी सारी मेहनत एक साथ कर सकता हूँ, आपको तो सिर्फ़ समझना है। तो इस हिसाब से सोचोगे तो आपको बोर नहीं लगेगा। आपको खुशी होगी कि आप कम समय में इतनी सारी जानकारी एक साथ समझ रहे हैं। तो ये थोड़ा-सा रिफ्रेश करने के लिए आपको बताना ज़रूरी था। इसमें मैं तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ कि हमने इतनी मेहनत की है। ये इसीलिए ज़रूरी है कि क्या अगर आप ये सोचेंगे वीडियो काफ़ी लंबी है, तो फिर कभी पढ़ नहीं पाएँगे। आप ये सोचो कि सेम यही मेहनत आपको करनी पड़ती है अलग-अलग किताबें पढ़ के, पीडीएफ बना के, तो बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। यहाँ तो सिर्फ़ लगभग 1 घंटे के आसपास ही जो भी बनेगी वीडियो, उतना आपको सिर्फ़ समझना है, लेकिन जानकारी बहुत ले जाओगे आप इस वीडियो में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक ग्रीनविच माध्य समय। तो जीएमटी को भी पहले चित्र से ही बड़े अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, फिर पॉइंट पढ़ने होंगे बस सारे। देखो जीएमटी है क्या? तो यूरोप में यहाँ पर ब्रिटेन है, ब्रिटेन में इंग्लैंड है, इंग्लैंड की राजधानी लंदन है, लंदन के अंदर एक शहर है ग्रीनविच। उस ग्रीनविच शहर से 0 डिग्री देशांतर ये लाइन खींची गई है, जिसको ग्रीनविच मीन टाइम शॉर्ट में जीएमटी कहते हैं। जीएमटी मतलब पूरी दुनिया के समय को मापने वाला पैमाना। अब ये कैसे मापता है, थोड़ा उसको समझ लेते हैं। देखो पूरी दुनिया को एक समय देना है, तो हमने पहले ये 0 डिग्री जीएमटी एक लाइन बना दी। अब ये डिसाइड किया गया है कि जीएमटी का टाइम पूरी दुनिया का समय का माप का एक मेन आंकड़ा होगा। इस जीएमटी से ये वाली पूर्व दिशा है और ये वाली पश्चिम दिशा है। पूर्व दिशा के टाइम को आगे यानी प्लस माना जाता है, पश्चिम दिशा के टाइम को पीछे यानी माइनस माना जाता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि पृथ्वी ऐसे पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। मतलब सूरज के सामने सबसे पहले ये पूर्वी साइड आती है, तो इसलिए इसका टाइम आगे माना जाएगा। फिर पश्चिम बाद में आता है, तो इसलिए इसका टाइम पीछे माना जाएगा। अब ये टाइम किस हिसाब से माना जाएगा, तो वो नीचे आंकड़ा दे रखा है कि पूरी पृथ्वी अपना पूरा जो एक चक्कर लगाती है, वो 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। फिर उसी को आप डिवाइड करोगे कि 1 घंटे में कितनी डिग्री घूमेगी, तो 15 डिग्री हो जाएगा। 1 घंटा यानी 60 मिनट। फिर 60 मिनट को आधा करोगे 30 मिनट में, तो फिर वो 15 का आधा 7.5 डिग्री घूमेगी। इस हिसाब से वो 1 डिग्री में 4 मिनट लगाती है। मतलब शॉर्ट में आंकड़ा हमें यही याद रखना है कि पृथ्वी 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर लेती है। अब ये 4 मिनट का अंतर जीएमटी से ही कैलकुलेट होता है कि जीएमटी से जितने डिग्री पूर्व में जाओगे, तो हर एक डिग्री के 4 मिनट बढ़ जाएंगे यानी प्लस हो जाएंगे। जीएमटी से जितने डिग्री पश्चिम में जाओगे, तो हर एक डिग्री के 4 मिनट माइनस में हो जाएंगे। जैसे हमारा इंडिया पूर्व में है, और पूर्व में कितनी डिग्री है? 82.5 डिग्री पूर्व। तो हम क्या करेंगे, पहले 82.5 को 4 से गुणा करेंगे, क्योंकि 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर होता है। तो 4 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 330 मिनट। अब 330 मिनट हमारा टाइम जीएमटी से आगे है, क्योंकि हम पूर्व में हैं। फिर ये 330 जो मिनट हैं, इनको अगर हम घंटों में बदलें, तो फिर बटे में 60 करना पड़ेगा, और इसको टोटल काटते हैं हम, तो डिवाइड होकर के आंसर आता है 5.5, मतलब 5.5 घंटे। तो शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, मतलब भारत का जो मानक समय है, वो जीएमटी के टाइम से 5.5 घंटे आगे है, क्योंकि हमारा भारत पूर्व में है। जो देश पश्चिम में है, उनका टाइम इसी हिसाब से जीएमटी से पीछे माना जाता है। तो ये उम्मीद करता हूँ कहानी आपको समझ में आई होगी। अब ये सारी चीज़ें पॉइंट वाइज समझ लेते हैं कि जीएमटी है क्या। तो ग्रीनविच माध्य समय जीएमटी, जिसकी फुल फॉर्म है ग्रीनविच मीन टाइम, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन। यह है क्या? ये दुनिया के समय को मापने का एक पैमाना है। यह एक काल्पनिक रेखा है जो 0 डिग्री देशांतर पर इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। जीएमटी के ठीक विपरीत 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, आइडियल मतलब इंटरनेशनल डेटलाइन, ये फुल फॉर्म पूछी जाती है, कहते हैं, जिससे पूरी दुनिया की तारीख को मापा जाता है। मतलब जीएमटी पूरी दुनिया के समय को मापता है, इंटरनेशनल डेटलाइन पूरी दुनिया की डेट को मापती है। मतलब जीएमटी जब सूर्य से गुजरती है तो वो समय बदलती जाती है, इंटरनेशनल डेटलाइन जब सूर्य के सामने से गुजरती है तो ये डेट को बदलती हुई जाती है।
तो इंटरनेशनल डेडलाइन तो बस डेट को बदलेगी, समय कैसे बदलता है उस कॉन्सेप्ट को समझो। चूंकि पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, इसी आधार पर यह 1 घंटे अर्थात 60 मिनट में 15 डिग्री। अब ये कैसे निकला? देखो 24 घंटे में घूम रही है 360, अब 24 घंटे से हम 1 घंटे में आ रहे हैं, यानी 360 को 24 से भाग कर देंगे तो आएगा 15, वो है 1 घंटे का रोटेशन, यानी कि 1 घंटे में वो 15 डिग्री घूम रही है। फिर 1 घंटे से हम 30 मिनट यानी आधे में आते हैं, तो 15 डिग्री का आधा 7 डिग्री, यानी कि 30 मिनट में 7 डिग्री घूम जाती है। इस हिसाब से 4 मिनट में वो घूमती है 1 डिग्री, मतलब कि 30 मिनट लेती है 7.5 में, तो 1 डिग्री मिलेगी 4 मिनट। अब शॉर्ट में यही आंकड़ा ध्यान रखना है आपको कि पृथ्वी हर 1 डिग्री में कितने मिनट का अंतर करती है? 4 मिनट का अंतर। अर्थात हम कह सकते हैं कि 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट का समय का अंतर आता है। अब वो अंतर शॉर्ट में रट लो कि पूर्व में जाओगे तो वो अंतर प्लस में हो जाएगा, पश्चिम में जाओगे तो वो अंतर माइनस में हो जाएगा। यही आगे के पॉइंट में लिखा गया है। पूर्व दिशा में सूर्योदय होने, मतलब सूर्योदय जो है पहले होता है, इसलिए पहले होने के कारण जीएमटी से पूर्व के देशांतरों का समय जीएमटी से आगे अर्थात प्लस में होता है, और पश्चिमी देशों का समय जीएमटी से पीछे अर्थात माइनस में होता है। उदाहरण के लिए भारत का जीएमटी के पूर्व में स्थित होने के कारण इसका समय जीएमटी से आगे होता है, और इसके विपरीत अमेरिका का जीएमटी के पश्चिम में स्थित होने के कारण इसका समय जीएमटी से पीछे होता है। मतलब भारत जीएमटी के पूर्व में है और पूर्व में सूर्योदय पहले होता है, इसलिए पूर्व का समय भी आगे यानी प्लस में होता है, और पश्चिम जो जीएमटी के पश्चिमी क्षेत्र हैं उनमें सूर्य की रोशनी देर से पहुंचती है, यानी जीएमटी के बाद में पहुंचती है, इसलिए टाइम भी जीएमटी के बाद यानी माइनस में माना जाता है। फिर पांचवा पॉइंट है, किसी अन्य देश की मानक मध्याह्न रेखा अर्थात टाइम जोन चुनते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वह देश के बीचों बीच से गुजरती हो और 7.5 डिग्री का गुणांक हो, क्योंकि 7.5 डिग्री में 30 मिनट के समय का अंतर होता है। इसी आधार पर अन्य देशों के टाइम जोन को जीएमटी से तुलना करके समय को मापा जाता है। मतलब जीएमटी तो पूरी दुनिया का एक पैमाना हो गया, फिर दूसरे देशों के टाइम को अगर हमें जीएमटी से मिलाना हो तो उनके लिए अलग से एक मानक रेखा बनाई जाती है जिसको टाइम जोन कहते हैं। ये टाइम जोन 7.5 के गुणांक में हो और देश के लगभग बीचों बीच होना चाहिए, ताकि 30-30 मिनट के हिसाब से टाइम भी ढंग से कैलकुलेट हो और देश के बीचों बीच हो, तो पूरे देश के समय को भी आसानी से मापा जा सके। इस तरह से टाइम जोन होते हैं। अब कुछ बड़े देश अलग अलग और ज़्यादा टाइम जोन बनाते हैं, कुछ एक या 2-3 ही बनाते हैं। तो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है उसको देख लेते हैं। बड़े देशों में एक से अधिक टाइम जोन होते हैं, जैसे रूस में सर्वाधिक 11 टाइम जोन है। तो ये इंटरेस्टिंग है ना, एक क्वेश्चन बन सकता है, दुनिया के सबसे ज़्यादा टाइम जोन किस देश में है? रूस में। कितने हैं? 11। इसके बाद यूएसए व कनाडा में 6-6, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया तथा इंडोनेशिया में 3-3 टाइम जोन है, जबकि भारत व चीन जैसे विशाल देश में एक एक ही टाइम जोन है। तो ये सबकी अपनी अपनी बात है, अपना अपना मैटर है, लेकिन हमें जीके के तौर पर ध्यान रखना है कि भारत और चीन भले ही विशाल देश हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने एक एक टाइम जोन रखा है, लेकिन रूस ने 11 टाइम जोन रखे हुए हैं। 7वां पॉइंट है, जीएमटी निम्न देशों से होकर गुजरती है। अब ये मतलब सारे रटो तो अच्छी बात है, नहीं भी रट पाते तो 3-4 बार पढ़ लेना, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए जीएमटी निम्न में से कौन से देश से गुजरती है या नहीं गुजरती, तो नाम याद होंगे तो जल्दी पहचान जाओगे। तो जीएमटी यूके, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासी, घाना व टोगो, इन सब देशों से गुजरती है। फिर 7वां और लास्ट टॉपिक आज की वीडियो का है भारतीय मानक समय। तो ये पहले ही हम देख चुके हैं कि अलग अलग देश अपना टाइम जोन बनाते हैं, फिर जीएमटी से कंपेयर करते हैं। तो भारत का जो टाइम जोन है, भारत की जो मानक रेखा है, भारतीय मानक समय आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये भारत के समय को मापने का एक पैमाना है। यह एक काल्पनिक रेखा है जो भारत के उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर शहर से व जीएमटी से 82.5 डिग्री पूर्व से गुजरती है। तो बस डिग्री पता होना चाहिए और दिशा पूर्व या पश्चिम पता होनी चाहिए, उससे हम तुरंत समय निकाल सकते हैं। हमें डिग्री को 4 से गुणा करना है तो वो हो जाएंगे मिनट। अब वो मिनट को 60 से भाग करना है तो हो जाएंगे घंटे। फिर वो पूर्व में है तो प्लस कर देना और पश्चिम में है तो माइनस कर देना।
इसी हिसाब से हमने देखो IST का निकाला है। IST GMT से 82.5 डिग्री पूर्वी होने के कारण भारत का समय GMT से 5.5 घंटे आगे है। कैसे, वो हमने पहले निकाल लिया था। 82.5 को 4 से गुणा किया, 330 मिनट हो गए, 60 से भाग करके 5.5 घंटे बना दिए। तो भारत का समय GMT से 5.5 घंटे आगे है, यानी प्लस में है। फिर ये भी क्वेश्चन बनता है कि IST भारत के निम्न 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा व आंध्र प्रदेश। इसको भी आप ऊपर मैप में देख लेना, जैसे हमने सारी चीज़ों को ऊपर मैप में पढ़ा है, इसको भी देख लेना, तो बाद में फिर भूल भी जाओगे तो लोकेशन से अपने आप याद आ जाएंगे। तो यहाँ आज का हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो, ये मेहनत आपके काम आई होगी। अगर काम आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से सबसे पहला फ़ायदा तो ये होगा कि आपको इस तरह के सारे इंटरेस्टिंग और काम के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ताकि कोई भी टॉपिक आपका छूटे ना। उसके अलावा इसको अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते हो, उसका जो हमें मोटिवेशन मिलता है कि हमारी मेहनत लोगों के काम आ रही है, तो और भी ज़्यादा मेहनत करने का मन करेगा। और ज़ाहिर-सी बात है, इतनी मेहनत करने के बाद अगर वीडियो ज़्यादा लोगों को पसंद ना आए, तो ज़ाहिर-सी बात है धीरे-धीरे फिर वो काम बंद ही करना पड़ जाता है। तो इसलिए हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर वीडियो यूज़फुल हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाएँ, और कमेंट करें अगर इसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो, या कोई नई टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो, या और कोई सजेशन हो, ताकि हम बेहतर से बेहतर क्वालिटी आप तक पहुंचा पाएँ। क्योंकि मानव गलतियों का पुतला है, तो ऐसा नहीं है कि हमसे गलती नहीं हुई होगी, गलतियाँ भी हुई होगी। उस तरह की गलतियों को सुधारने के लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे। तो कोई मिस्टेक हो या कोई नई वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट करके बताएँ, और उम्मीद करते हैं कि आप प्यार बनाए रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।